नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है ऑटो साइकिल एंड ऑटो इंजन। तो ये आज हमें कवर करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था कंबशन इंजन के बारे में, ठीक है ना, कि कंबशन इंजन होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था कंबशन इंजन दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल कंबशन इंजन होता है और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस की थी। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जिसमें कंबशन कहाँ होता है, इंजन के अंदर होता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने डिस्कस किया था कि इंटरनल कंबशन इंजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, है ना। तो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। समझ में आया, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। तो हमें यही कवर करना है। आज हम कवर करेंगे क्या, स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इंजन भी बोलते हैं। ऑटो इंजन, ये एक साइंटिस्ट थे, ऑटो ही नाम था उनका, ठीक है ना। उन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि ऑटो इंजन होता क्या है। ऑटो इंजन किस पर वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। जैसे हमने कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा था, तो कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। इसी तरीके से ऑटो इंजन किस पर वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमें, और फिर हम अगले लेक्चर में, आज तो नहीं कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स क्या होते हैं, जिनको हम डीजल इंजन भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो देखो, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल क्या होता है। हम इसको एयर स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंजन, ऑटो इंजन में हमारा जो फ्यूल होता है ना, वो एयर प्लस फ्यूल होता है। इंजन में हम इसको डालते हैं, ठीक है ना। एयर को हम क्या मानते हैं, देखो जब मैं ऑटो साइकिल की बात करता हूँ तो ऑटो साइकिल में मैं एयर की जगह हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, आइडियल गैस। समझ में आया, क्या एज्यूम कर रहे हैं, आइडियल गैस। लेकिन रियल प्रैक्टिस में ऐसा तो होता नहीं है। जो इंजन होता है एक प्रैक्टिकल है, तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल इंजन होता है, ठीक है ना। तो उसमें तो एयर रहती है। फ्यूल हमें, हमारे पास गैसोलीन होता है, या मैं बात करता हूँ पेट्रोल की, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये होता है। ऑटो इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी बोल देते हैं। समझ में आया। तो इंजन के हम अंदर क्या डालते हैं, एयर प्लस फ्यूल होते हैं। ध्यान रखना ये बात, ये मैंने कल के लेक्चर में जब पढ़ाया था कंबशन इंजन, वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल एक तरीके से क्या, आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है। क्या है, आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्योंकि एयर की जगह हम क्या जूम कर रहे हैं, आइडियल गैस, ठीक है। लेकिन जो रियल इंजन होते हैं, जो हमारी बाइक वगैरह में होते हैं, उसमें देखो आइडियल गैस तो होती नहीं, एयर होती है। समझ में, ध्यान रखना। तो हम आइडियलाइज्ड कंसेप्ट मान के पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो ऑटो साइकिल के एक आइडियलाइज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, फंक्शनिंग को। किसकी फंक्शनिंग को, स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन। समझ में आया, जिसको हम ऑटो इंजन भी बोलते हैं। तो स्पार्क इग्निशन कंबशन इंजन कॉमनली यूज्ड इन पेट्रोल और गैसोलीन इंजन। समझ में आया। तो ऑटो साइकिल क्या है, थर्मोडायनेमिकल साइकिल है, ठीक है ना, जो किसकी फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करती है, ऑटो इंजन की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करती है। या बात करें हम स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करती है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब इंजन के अंदर हम क्या डालते हैं, एयर और प्लस फ्यूल चला गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या होता है, एयर और फ्यूल किसके अंदर है, इंजन के अंदर। तो हम एक स्पार्क प्लग की मदद से, किसकी मदद से, स्पार्क प्लग की मदद से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या करता है, चिंगारी लगाता है, ठीक है ना, किसमें, एयर प्लस फ्यूल के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर। समझ में आया। तो क्या प्रोड्यूस होगा, बर्निंग प्रोड्यूस होगी। समझ में आया, बर्निंग प्रोड्यूस हुई यानी कंबशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो बर्निंग की वजह से हीट जनरेट होगी। तो जो थर्मल एनर्जी है, ठीक है ना, उसको फिर बाद में किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया, ठीक है। तो जिससे मैकेनिकल एनर्जी फिर हमारे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन के, है ना, व्हील वगैरह हुए या और कुछ है, वो सारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटेल में पढ़ना है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे बता दिया। समझ में आई चीज़ें। तो बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करता है। तो जो ऑटो साइकिल होता है, बेसिकली 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं इसमें। कितने, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैरिड आउट ऑन एन आइडियल गैस, एयर स्टैंडर्ड। समझ में, एजम्पशन, एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन समझ में आ गया, क्योंकि हमने आइडियल गैस मानना है एयर को, ठीक है ना। वैसे इंजन के अंदर क्या जाएगा, एयर प्लस फ्यूल जाएगा। ध्यान रखना एक बात, ठीक है। अब देखो गौर से, तो पीवी डायग्राम, ये हमारे पास पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास टीएस डायग्राम हो गया। तो पीवी और टीएस डायग्राम से आपको हम समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इंजन को देखते हैं, हमारे ऑटो साइकिल में कैसे काम करता है, ऑटो साइकिल से कैसे काम करता है। अब देखो, ये हमारे पास एक ऑटो इंजन है, ठीक है ना, समझ में। अब गौर से देखना इस चीज़ को। अब ऑटो इंजन हो गया, ठीक है ना। तो ऑटो इंजन में सबसे पहले क्या होगा, अब इस ऑटो इंजन में काम तो तभी करेगा जब ये फ्यूल होगा। तो प्रोसेस में क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक का मतलब होगा कुछ अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, इंजन के अंदर। स्ट्रोक का मतलब एक तरीके से लीनियर मूवमेंट होता है, ठीक है ना, पिस्टन की बात कर रहा है। अब देखो, जो इनलेट है, इनलेट वेल्व है, ठीक है ना, ये इनलेट ओपन होगा, देखो यहाँ से। तो इसके अंदर क्या जा रहा है, फ्यूल। तो ये देखो फ्यूल अंदर चला गया, ठीक है ना। तो एक वेल्व इनलेट, तो एक तो ये हो गया, और ये एग्जॉस्ट हो गया,
है ना। यहाँ से इनटेक होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अभी ये बाहर वाला तो बंद है, तो अंदर गया, क्या गया, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर चला गया, समझ में आया, ठीक है। एंड पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। अब देखो इस ये कुछ ऐसे ही है, आप यदि आपके पास सपोज देखो इंजेक्शन होता है ना इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में आप क्या करो, यदि इसको आप नीचे की तरफ खींच दो, है ना, और यहाँ पे सपोज कुछ आप पानी वगैरह है, जैसे पिचकारी होती है तो इन पानी अंदर जाता है ना, और ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारा जो पानी है या जो भी आप भरना चाहते हो वो इसमें आ जाएगा। तो वैसे ही है, तो पिस्टन क्या है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ अंदर क्या आ गया, एयर प्लस फ्यूल आ चुका है हमारा, ठीक है ना। और यही कंबशन चैम्बर है, यही कंबशन होगा भी, ये हमारा पिस्टन हो गया, ठीक है। और ये पिस्टन देखो किससे, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। अब ये जब पिस्टन मूव करेगा तो ये रोटेट करेगा, और यही किससे कनेक्ट होता है, व्हील से कनेक्ट होता है। तो जब ये मूव करेगा तो हमारे व्हील मूव करेंगे, समझ में आए, तो तभी तो गाड़ी चलेगी। तो पहला प्रोसेस क्या है, इनटेक हुआ है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर हो गया, एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रोन इन, समझ में आया। तो ये कोई थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस नहीं है। अभी जो 0 to 1 की मैं बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 वॉल्यूम हो गई, ठीक है ना। अब 0 से 1 गया है, समझ में आया। तो ये 0 से 1 जाने का मतलब है, देखो V2 से V1 हो गया मेरे पास, वो वॉल्यूम बढ़ गई, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास पहले ये मेरे पास वो ये सिस्टम जो है, ठीक है ना, तो पहले इसको मैं बना ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो ये V1 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम हो गया, और मैंने सपोज इसको अब ना काफ़ी कुछ इसमें भर लिया, है ना। तो मेरा पिस्टन अब यहाँ पे आ गया, अब ये मेरे पास क्या हो गया, V1 वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, समझ में। V1 मेरे पास ज़्यादा है और V2 मेरे पास कम है, क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना। तो V1 मैक्सिमम वॉल्यूम हो गई मेरे पास, है ना। मैं V1 क्या होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम होगी जब हमारे सारा कंप्लीटली भर जाएगा। तो इनटेक पर तो 0 से 1 गया, तो ये कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कोऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हुआ। जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, समझ में। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बस एक ऑपरेशन हुआ, किसका ऑपरेशन हुआ है, इंजन का ऑपरेशन हुआ है। तो प्रोसेस 0 से 1, तो 0 से 1 जब गया तो इनटेक हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, एयर और फ्यूल जब अंदर गया, सपोज इट इज एट ए टेम्परेचर T1, ठीक है ना। तो इनलेट में क्या होगा, फ्यूल अंदर जाएगा, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, तभी तो जाएगा। और इसी मूवमेंट से जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर होगा वो सिलेंडर में एंटर कर गया, ठीक है। यहाँ से बिगनिंग होती है किसकी, साइकिल की, थर्मोडाइनमिकल साइकिल, जिसको मोटरसाइकिल बोलते हैं। अब गौर से देखो प्रोसेस, अब बात करते हैं 1 से 2। अब देखो 1 से 2 ये हमारे T1 टेम्परेचर पर आ गया सारा सिस्टम। अब ये हमारे पास देखो सिस्टम कहाँ गया, 1 से 2। अब 1 से 2 जाने का कहने का मतलब है, अब ध्यान से देखना, अब ये मेरे पास आ तो गया सब कुछ। अब मैं इस एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, समझ में आया, क्या करूँगा, कंप्रेस करना है मेरे को इस एयर फ्यूल मिक्सचर को, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो फिलहाल यहाँ पर, तो ये देखो अब मैं पिस्टन अपवर्ड मूव कर दिया, क्या कर दिया, पिस्टन मैंने अपवर्ड मूव कर दिया, क्योंकि फ्यूल आ गया सारा, एयर और मिक्सचर का फ्यूल यहाँ पर है, एयर, है ना। और देखो व्हील्स क्या हो गए, दोनों ओपनिंग थी क्या हो गई, क्लोज्ड होगी, ठीक है। तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर आ गया, समझ में आया। और पिस्टन में अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो अपवर्ड मूव करने का मतलब क्या है, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। तो पहले क्या आया, एयर और फ्यूल आया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, है ना। जैसे आप किसको कंप्रेस, जैसे इंजेक्शन में या पिचकारी में आप इसको कुछ भरकर उसको कंप्रेस कर देते हो, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों वेल्व को क्या कर दिया, बंद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ। अब ये कंप्रेस मेरे को ना एडियाबेटिकली करना है, समझ में आया, ठीक है। तो 1 से 2 प्रोसेस का एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, मतलब कंप्रेशन तो हो गया। अब आइसेंट्रोपिक कहने का मतलब देखिए, देखो एडियाबेटिकली कंप्रेस करना है, मतलब मैं ना इसके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर नहीं निकलने दूंगा, समझ में आया, और अंदर बाहर वाली अंदर नहीं जाने दूंगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो ये एडियाबेटिकली कंप्रेस करना है मेरे को। तो ये एडियाबेटिकली क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया सिलेंडर के अंदर। तो क्यों, क्योंकि पिस्टन मूव करेगा, ठीक है। अभी जो ये पिस्टन है, अभी ये पिस्टन का जो पोजीशन है, समझ में आया, तो ये बॉटम में है, तो इसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, समझ में आया, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा, कंप्रेस होगा, पिस्टन ऊपर आ जाएगा, तो टॉप में आ जाएगा, अभी यहाँ पर है, अभी जब कंप्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो पिस्टन कहाँ चला जाएगा, टॉप डेड सेंटर, समझ में आया, ठीक है। तो दिस कंप्रेशन रेजेस बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। स्वाभाविक सी बात है, अब तुम किसी चीज़ को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर तो बढ़ेगा ही। तो इसी वजह से इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तो देखो ये क्या, आइसेंट्रोपिक, यानी एडियाबेटिकली क्या है ना कंप्रेस, तो एडियाबेटिक में क्या होता है कि एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहती है, तो ये क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ गया, T2 आ गया, और प्रेशर भी बढ़ गया, प्रेशर यहाँ कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, यदि यहाँ P1 था। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो ये है, तो मैथमेटिकली यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम देखो ये जो T1 है और यहाँ पे
T2 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 होगी, यहाँ पे V2। तो आइसेंट्रोपिक है ना या एडियाबैटिक है, तो इस प्रोसेस को देखो मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1-2 प्रोसेस को, T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1। समझ में आया? तो ये एडियाबैटिक इक्वेशन ही तो है, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस था यहाँ पे। तो ये थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अब हुआ है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, ठीक है ना। इनटेक लेना कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस नहीं था, वो तो एक ऑपरेशन था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या क्या है, उसमें दे देता है इनटेक ऑफ फ्यूल। तो इनटेक ऑफ फ्यूल कोई थर्मोडाइनमिक प्रोसेस नहीं होता है। तो ये होगा, तो इसका मैं रेशियो ले लूँगा, तो T2/T1 ये V1/V2 गामा -1। इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडियाबैटिक था तो हीट ट्रांसफर 0 होगा, एंट्रोपी भी 0 होगा। समझ में आया? यानी S1 × S2 होगा। तो पहली स्टेटमेंट एंट्रोपी होगी, वही दूसरी स्टेट में होगी। समझ में आया? वर्क डन क्या होगा? अब देखो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल Q = dU + kdW, ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्या है, 0। समझ में आया? तो अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन हुआ है, तो सिस्टम पर काम हुआ है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, देखो -du आ जाएगा। समझ में आया? और ये मेरे पास हीट कैपेसिटी होगी, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, du को CVDT तो लिखूँगा, ठीक है ना। समझ में आया? फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर T1 हो गया। ये 1 से 2 प्रोसेस में गया। समझ में आया? ठीक है ना। कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना। देखो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि कंप्रेशन के बाद ये क्या होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर T1 कम होगा। समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब देखो सिस्टम में काम क्या है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो ये टर्म तो नेगेटिव आ गई, एक नेगेटिव बाहर है इसलिए पॉजिटिव आ गया। समझ में आया? तो ध्यान रखना। कंप्रेशन रेशियो, तो देखो कंप्रेशन रेशियो को हम किससे लिख दिया, RC से। काफ़ी बुक में आप देखोगे ρC से भी लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो कंप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऊपर आती है और मिनिमम वॉल्यूम नीचे आती है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी थी, V1, और मिनिमम वॉल्यूम कितनी है, V2। समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये था ना हमारा प्रोसेस, तो कंप्रेशन था हमारे पास, तो यहाँ से हमने कहाँ कंप्रेस किया है, यहाँ पे। समझ में आया? तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे थी और मिनिमम वॉल्यूम V2 थी, तो इसलिए V1/V2 क्या है। यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम में मत कन्फ्यूज होना, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब देखो अब क्या है, अब हमें कंप्रेस कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हम 2 से 3 प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अब ध्यान से देखना होगा क्या, गौर से। अब देखो हमारे पास इंजन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब ये हमने कंप्रेस कर दिया है इसको, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दिया है, कंप्रेस हमने कर दिया, ऊपर की तरफ हम लेके गए थे, अब इसको वहीं पे छोड़ दिया। समझ में आया? अब हमने क्या कर दिया, ऊपर इसको छोड़ दिया, तो अब ये चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब देखो ये है, गौर से देखना, देखो इसको कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लेकर गया, इसको कंप्रेस किया, अब यहीं पे छोड़ दिया, तो यानी टॉप डेड सेंटर पर इसको यहीं पे छोड़ दिया, अब यहीं पर है, अब कहीं नहीं गया। अब ये जो लगा हुआ है ना, ये जो लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। समझ में आया? ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, एयर और फ्यूल अंदर आया, एयर और फ्यूल को हमने कंप्रेस कर दिया। समझ में आया? अब कंप्रेस कर ये स्थिति आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्पार्क, ये आपने देखा होगा आपकी बाइक वगैरह में स्पार्क प्लग रहता है। अब इसमें एक चिंगारी रिलीज करेगा। समझ में आया? आप देख सकते हो, देखो ये जो चिंगारी दिख रही है ना आपको, ये तो एक चिंगारी, स्पार्क प्लग फायरिंग। अब ये जब स्पार्क जनरेट होगा यहाँ पे, तो एयर और फ्यूल में बर्निंग होगी, आग लगेगी। समझ में, नहीं कंबशन होगा। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, यानी अब हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया ये, तो जो स्पार्क प्लग है, अब कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा, अब ये इतना ही रहा यहाँ पे। समझ में? अब इट हैज सम वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होगी V। अब मूवमेंट नहीं हो रही ना क्योंकि इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, स्पार्क प्लग में एयर फ्यूल मिक्सचर में इग्नाइट करेगा। समझ में? कंबशन होगा रैपिडली, और हीट का तो एडिशन होगा ही एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई जब आग लगेगी तो हीट का एडिशन तो होगा ही ना, ठीक है, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। समझ में? विच इंक्रीजेज प्रेशर एंड टेम्परेचर शार्पली, और टेम्परेचर बढ़ेगा और ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा फ्रॉम स्टेट 2 to 3, वाइल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पिस्टन जो है ना यहीं पर है ना। समझ में? अब तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगी इस चैम्बर की। समझ में? तो ये है, तो इसे इग्निशन फेज बोलते हैं हम। अब अपनी हम इसमें यदि ध्यान से इसको देखो तो देखो ये रहा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हुआ, हीट एडिशन हुआ, तो यहाँ पर हमने Q1 हीट ऐड कर दी। अब देखो जब हीट ऐड हुई तो टेम्परेचर कितना हो गया, T3 टेम्परेचर हो गया मेरे पास। समझ में आया? ठीक है, यहाँ P2 प्रेशर था, प्रेशर भी बढ़ जाएगा T3, ठीक है ना। समझ में आया? अब ये है, अब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ध्यान रखना। अब देखो, तो ये जो आइसोकोरिक हीट एडिशन है, यानी हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो हुआ है। तो देखो हम अब देखो PV = क्या होता है, nRT, है ना। समझ में? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, NR इज कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो T3/T2 = P3/P2, इस केस में आएगा हमारे।
हमारे पास, है ना, 2 से 3 स्टेट में। वर्क डन क्या होगा, 0। वर्क डन क्या होता है, पीडीवी इज देयर, कांस्टेंट वॉल्यूम इज देयर, तो वर्क डन क्या होगा, 0 हो गया। हीट एडेड कितना होगा, तो हीट एडेड डेल क्यू इज इक्वल टू हमारे पास डी यू प्लस के, ये होता है फर्स्ट लॉ से, ये तो 0 हो गया, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू कितना होगा, सी वी T3 माइनस के T2, समझ में आया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये क्या स्पेसिफिक वो हीट कैपेसिटी है, स्मॉल सी से लिखता तो ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता, ठीक है, समझ में आया। आप देखो ध्यान से, अब ये जनरेट हो गया आग, मतलब हो गया इसमें, अब ये इतना प्रेशर यहाँ जनरेट हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि अब पिस्टन नीचे की तरफ भागेगा, समझ में आया। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। अब एडियाबेटिक क्योंकि हम नहीं चाहते कि एनर्जी से बाहर जाए या हम बाहर से अंदर दें, तो इंजन का मतलब ही क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है बाइक चला रहे और आप आपके एनवायरमेंट से आपके बाइक के अंदर एनर्जी जा रही हो, नहीं हो ना, समझ में आया। हालांकि ये आइडियल केस मैंने लिया, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, यदि आप देखो, आप इंजन पर हाथ रखकर देखो तो आपका इंजन गर्म हो जाता है, इट मीन सम लॉस इज देयर। वो वहाँ पे तो आइडियल केस नहीं होता ना, है ना, मैं तो आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ध्यान रखना। तो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगा, अब एक्सपेंड करेगा तो देखो पिस्टन क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो पिस्टन मेरा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आज जब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो देखो मूव, ये तो मूव करेगा ही, मैं तो एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, ये बाइक में तो ये स्टेप बहुत अच्छे से होता है, समझ में आया, ठीक है ना, रैपिडली होता है। तो पिस्टन जो है अपना, जो टॉप पोजीशन पे था, टॉप डेड सेंटर पे था, वो बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, अब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हीट एडिशन हुआ था तो नीचे की तरफ आ गया, परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क। अब स्वाभाविक सी बात, जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, इट मीन्स व्हाट पिस्टन इज डूइंग, इट इज डूइंग वर्क, समझ में आया। किस पर वर्क करा, क्रैंक शाफ्ट, ये जो है ना क्रैंक, ठीक है ना, ये क्रैंक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर वर्क करता है, ये व्हील से कनेक्टेड होती है, ये घूमेगी तो व्हील घूमेगा, व्हील घूमेगा तो आपकी गाड़ी चलेगी, समझ में आया। और इसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जनरेटिंग पावर है ना, डिलीवरिंग टू द इंजन, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेप के मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो एक एडियाबैटिक है ना, तो देखो T3 से T4 की तरफ हम जब जाएंगे तो अब हम इसको कैसे ग्राफ में शो करेंगे, तो अब यदि ग्राफ को देखो तो ये देखो एक्सपेंशन हुआ है ना, पिस्टन नीचे की तरफ आया है ना, जो हमारे पास पिस्टन था ना ये, है ना, अब यहाँ पे स्पार्क जनरेट हो गया था, तो ये जो पिस्टन था हमारे पास ये नीचे की तरफ आ रहा है और एडियाबैटिकली हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये तो टेम्परेचर T3 था, है ना, और जब वो एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है ना, और वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो टेम्परेचर में गिरावट होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो टेम्परेचर में गिरावट होगी तो T4 होगा, एक्सपेंशन हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर में गिरावट होगी तो कितना आ जाएगा, T4 टेम्परेचर हो गया, समझ में आया बात, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, T4 टेम्परेचर पर आ गया, टेम्परेचर वो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब इंजन कहाँ पे, वो पिस्टन कहाँ पे आया, यहाँ लास्ट में आ गया है ना, BDC पर आ गया, बॉटम डेड सेंटर पर। अब उसने वर्क तो कर लिया, समझ में आया, जितनी एनर्जी थी उसने क्रैंक शाफ्ट को प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा, हमारे पास जो भी हीट अब थोड़ी बहुत बचेगी जो यूजफुल नहीं है वर्क के लिए, समझ में आया। अब टेम्परेचर कितना हो गया मेरे पास, T4 हो गया था, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, अब यहीं पर पिस्टन है, अब आगे पिस्टन मूव नहीं कर रहा, अब यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वॉल खुलेगा, क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल, तो एक ओपनिंग खुलेगी, तो वो जो गैसेज होगी, जैसे आपकी किसमें होते हैं, साइड वो लगा रहता है ना आपके बाइक में, जिससे धुआं निकलता है, ये वही है, समझ में आया। तो जो भी एग्जॉस्ट गैसेज होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ से धुआं निकलेगा इंजन में और फिर वो से क्या बोलते हैं उसको, कनेक्ट होता है ना, बाइक में पीछे होता है ना ऐसा, ठीक है ना, समझ में आया, तो उससे कनेक्ट हो जाए, निकल जाएगा। अब देखो ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, अब यहीं पे है, तो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, तो हीट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, समझ में आया। जो भी थोड़ी बहुत बची थी वो यूजफुल नहीं थी वर्क के लिए, वो बाहर धुएं के रूप में हमने बाहर छोड़ दी। अब फिर इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अब मान लो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T1, उसी स्टेज पर जहाँ पहले था उस पर आ गया, समझ में आया। अब फिर से फ्यूल आएगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, समझ में आई बात, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये है हमारे पास, तो देखो हीट रिजेक्शन की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन जो हीट होगा, तो आप देखो ये एग्जॉस्ट गैस होगा हमारे पास यहाँ पे ना, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हीट इज़ रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, रिड्यूसिंग बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम स्टेट 4 to स्टेट 1, ठीक है ना। हीट का क्या होगा, रिजेक्शन होगा, वाइल द वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब वॉल्यूम क्या रही, कॉन्स्टेंट, क्योंकि पिस्टन हमारा BDC पोजीशन पर ही था, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो अब तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो हीट निकली, अब यहाँ से ध्यान रखना, हीट का रिजेक्शन हुआ है
ठीक है। सम गैसेज स्टिल आर देयर, कुछ गैसेज अंदर होंगी। तो देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो देखो 4 से 1 स्टेट में आता है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी, ठीक है ना। वर्क डन 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू डी टी मेरे पास, T1 माइनस के T4, ठीक है ना। फाइनल टेम्परेचर माइनस के इनिशियल टेम्परेचर। अब देखो अब क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, देखो हीट तो रिलीज होगी। अब जो गैसेज है ना, अब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो गैसेज बची होंगी थोड़ी बहुत, उनको कहेगा तुम भी भाग जाओ यहाँ से, उनको भी भगा देगा, समझ में आया। फाइनली जो एग्जॉस्ट वॉल होगा वो पिस्टन को अपवर्ड मूव करेगा और बर्न जो गैसेज हैं उनको सिलेंडर से बाहर निकाल देगा धुएं के रूप में, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स द साइकिल एंड प्रिपेयर इट्स फॉर द नेक्स्ट इनटेक स्ट्रोक, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये होता है हमारे पास। तो ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोकोरिक। ऑटो साइकिल इज क्लोज्ड सिस्टम, इनटेक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स आर इग्नोर्ड। तो ये ध्यान रखना, वही मैंने आपको बताया। तो आप ध्यान से देखो कि देखो गौर से, हमारे पास ये है ना, हमारे पास डायग्राम। तो पहला क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, क्या होगा, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है ना, वो हीट एडिशन, आइसोकोरिक हीट एडिशन। फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तीसरा ये हो गया। चौथा ये होगा आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन, ठीक है। और ये इनटेक और एग्जॉस्ट हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में नहीं लेते, इनको भी ले लेंगे तो 6 हो जाएंगे, लेकिन नहीं लेते क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये नहीं है। दीज आर, ये 1 से फिर 0 इसी स्टेट पर आ जाएगा, एग्जॉस्ट स्टेट, एग्जॉस्ट हो जाएगी गैसेस, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या, दीज आर जस्ट द ऑपरेशन ऑफ इंजन्स, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये हमारे पास क्या है, टीएस डायग्राम है। तो देखो काफ़ी सिंपल है, जब हम 1 से 2 स्टेट में गए थे तो एंट्रोपी कांस्टेंट थी, तो देखो लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा था। तो देखो ये क्या, मेरे पास एंट्रोपी है यहाँ पे, और ये क्या है, टेम्परेचर। तो 1 से 2 स्टेट में गए, ठीक है। तो T1 से T2 टेम्परेचर हो गया, समझ में आया। अब क्या हुआ, जब T2 से T3 टेम्परेचर में गए, ठीक है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हुआ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्रोपी में चेंज आया होगा, मान लो चेंज हो गई। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट थी, तो इसलिए देखो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S2 है, एक ना, इसलिए वर्टिकल आया है। तो मान लो कोई चेंज हुआ होगा एंट्रोपी में, तो ये एंट्रोपी में चेंज आ गया। 3rd स्टेट पे हम पहुँच गए। टेम्परेचर कितना होगा, T3, क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर ये क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रही, तो देखो एक्सपेंशन हुआ है। तो देखो ये यहाँ बिल्कुल वर्टिकल लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है ना। टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ है, 3 से टेम्परेचर कहाँ गया, 4 की तरफ, समझ में आया। तो ये देखो आइसेंट्रोपिक है, और फिर ये 4 से मेरे पास सिंपलिस वहीं पर आ गया, 1 पर टेम्परेचर मेरे पास, ठीक है ना, डिक्रीज हो गया। कोई डाउट है? तो सिंपल डायग्राम है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब देखो इसको हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो, घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसको और अच्छे तरीके से अब आपको, जब मैं अभी ऑटो साइकिल बताया, मैं ऑटो इंजन जब बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो देखो एफिशिएंसी यदि हम बात करें तो ऑटो साइकिल में क्या है, हीट इज एडेड ड्यूरिंग इग्निशन ऑफ द फ्यूल, है ना, एंड एग्जॉस्ट गैसेस टेक अवे हीट, जो एग्जॉस्ट गैसेस थी वो हीट दूर ले जाती हैं, है ना, एंड रिजेक्टेड टू द एनवायरनमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू हीट जितनी आई थी, हीट जितनी बाहर गई, समझ में आया। तो CV इज इक्वल टू ये T3 माइनस के T2, है ना, माइनस के CV, ये T4 माइनस के T1, समझ में आ गई बात, ठीक है। यही तो था हमारे पास प्रोसेस, मैं आपको बना देता हूँ फिर से, ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है तो T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 और ये टेम्परेचर T4। तो ये हमारे पास Q1 हीट आई थी और ये Q2 हीट हमारे पास रिजेक्ट हो गई थी, है ना, समझ में आया। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, V2, और ये वॉल्यूम मेरे पास कितना है, V1, ये था, ये प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जो वॉल्यूम रही होगी ना वो V3 रही होगी, तो V2 किसके इक्वल है, V3 के इक्वल है। यहाँ वॉल्यूम V4 रही होगी, तो ये V1 V4 के इक्वल है ना, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम था ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो इसलिए देखो Q1 क्या है, फाइनल टेम्परेचर T3 माइनस के T2, और ये यहाँ पे फाइनल ये इसी ऐसा है हमारे पास प्रोसेस, तो फाइनल माइनस के इनिशियल, तो ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये T1 माइनस के 4 होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास हमारा हीट रिजेक्टेड हो गया कि हमने कितना हीट रिजेक्ट किया है, समझ में आई चीज़ें, ठीक है ना। हाँ तो देखो इसको, इस क्वांटिटी को तो हमें पॉजिटिव रखना है, तभी तो हम हमारा जो हीट रिजेक्टेड होगा हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो T1, हाँ ठीक है, समझ में आया। तो ये ना T4 अपॉन में T1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ना मेरे पास पूरी, है ना, और ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो हीट इनलेट और हीट आउटलेट करके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है अपनी। तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी हम जानते हैं नहीं, 1 माइनस के Q2 अपॉन में Q1,
ठीक है ना, समझ में आई बात। तो 1 माइनस के कितना होगा, T4 माइनस के T1 और ये T3 माइनस के T2, समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गई टेम्परेचर के टर्म्स में। अब हम और क्या निकाल सकते हैं, तो जो कंप्रेशन रेशियो था, तो कंप्रेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, जब हम ऐसे ऐसे गए थे तो RC क्या होगा, है ना, इसको रो से भी हम लिख सकते हैं। तो कंप्रेशन कितना आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2, ठीक है। एक्सपेंशन कब हुआ था, एक्सपेंशन ये हुआ था V3 से V4 गए थे, तो एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो काफ़ी बुक्स में रो से लिखा हुआ था, आप रो से लिखो, R से लिखा, आपकी मर्जी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी है, V4 है, तो ये V4 अपॉन में V3, समझ में आया। ऑटो साइकिल में दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि V2 किसके इक्वल है, V3 के इक्वल है, V1 किसके इक्वल है, V4 के इक्वल है। तो ऑटो साइकिल में वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास ऑटो ये है 1 माइनस के T4 माइनस के T1, समझ में आया, और ये T3 माइनस के T2 ये है। अब हमको क्या करना है, टेम्परेचर के यदि हम वैल्यूज यहाँ पे रख दे तो हम अपनी ईटा को फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो वही हमने क्या है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान यानी 1 से 2 प्रोसेस जब गया था, तो आप गौर से देखो, जब 1 से 2 प्रोसेस गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली, तो ये इधर चला गया, तो T2 आ गया। V1 अपॉन V2 को मैंने R लिख लिया सिंपली, ठीक है ना, कंप्रेशन रेशियो या एक्सपेंशन रेशियो। इसी तरीके से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब 3 से 4 गया, तो जब हम 3 से 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो 3 से 4 की तरफ हम सिंपली लिख सकते हैं T3 अपॉन में T4, तो T3 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। अब इसको सिंपली क्या कर दो, एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन था ना ये इसमें रखेंगे, तो देखो, तो T4 माइनस T1 मैंने एज इट इज़ रखा फिलहाल के लिए। तो जो T3 की वैल्यू थी जो मैंने ये निकाली है, तो मैं जब T3 की वैल्यू रखूँगा तो क्या रखूँगा, यही तो रखूँगा, T4 R गामा माइनस 1 पावर में फिर -1, ठीक है। अब ये मैं क्या है, ये T2 है, तो T2 की वैल्यू ये है मेरे पास, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू रख दी, T1 R गामा माइनस 1, समझ में आया। तो देखो R की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, और हमारे पास क्या बचेगा, देखो जब R गामा माइनस 1 में कॉमन लूँगा तो मेरे पास T4 माइनस के T1 बचेगा, ये मेरे पास इसे कट जाएगा, तो 1 माइनस के R गामा माइनस के 1 ये आपके पास बचेगा। और ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी आ गई किसकी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, ठीक है ना, समझ में आया। तो एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो पर ही सिर्फ एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है, और किस पर, हीट कैपेसिटी रेशियो पर, गामा या एडियाबैटिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, नॉट ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। अब हमने जब एफिशिएंसी को यहाँ से देखा तो लगा कि एफिशिएंसी टेम्परेचर पर डिपेंड करिए, तो जब इसको फर्दर सोल्व किया तो हमने देखा टेम्परेचर तो कुछ आया नहीं है इसमें, सिंपली क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है ना, समझ में आया। तो एफिशिएंसी जो है ऑटो इंजन में टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, किस पर डिपेंड कर रही है, कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड कर रही है। तो यदि R की वैल्यू देखो जितनी ज़्यादा होगी तो देखो ये वाली टर्म उतनी कम आएगी, है ना, जितनी ये ज़्यादा होगी पूरी टर्म उतनी कम होगी, तो 1 में से कम घटेगा, तो 1 के आसपास आएगी, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% आएगी। तो R की वैल्यू ज़्यादा हो, R की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, या गामा की वैल्यू ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तब ये पूरी टर्म कम आएगी, समझ में आया। तो हायर एडियाबैटिक इंडेक्स या हायर हीट कैपेसिटी रेशियो एंड हायर कंप्रेशन रेशियो गिव्स हायर एफिशिएंसी, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास क्या था, एक तरीके से ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हमने निकाली, तो इसमें हमने एजम्पशन किया था आइडियल की गैस के लिए, है ना, आइडियल एजम्पशन क्या था, हीट कैपेसिटी जो है ये भी चेंज नहीं हो रही, ये सारे हमारे पास एजम्पशंस थी, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है। आप अपने इंजन को यदि बाहर से पकड़ कर देखो, हल्का सा हाथ लगाओ तो आपका इंजन गर्म हो जाता है, इट मीन्स हीट लॉस इज देयर, हीट लॉस इज देयर, रियलिटी में तो हीट लॉस होता है, समझ में, आइडियल केस में तो नहीं होता। तो जो कंप्रेशन रेशियो है ना, इसका वैल्यू जो होता है हमारे पास, ये भी क्या होता है, मतलब आइडियली नहीं होता, समझ में आया, ठीक है। तो हीट लॉस हो या मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, उसकी वजह से जो ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है ये हम जानते हैं इंक्रीज होती है कंप्रेशन रेशियो से, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ पुट्स एन अपर लिमिट, ठीक है ना, और इसका वैल्यू जो होता है इट इज़ अबाउट 10, समझ में आया, इट इज़ अबाउट 10 के आसपास, काफ़ी जगह आप देखोगे 80 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, लेकिन अपर लिमिट इस पर कितनी है, इट इज़ रफली अराउंड 10, समझ में। कंप्रेशन रेशियो इन रियलिटी गोज ओनली अप टू 10, ठीक है, समझ में। तो एयर की यदि हम बात करें तो एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू 1.4 लिख ली, कंप्रेशन रेशियो हमने मैक्सिमम ले लिया, लेट अस अज्यूम इट इज 8, है ना। तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5647 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑटो इंजन की कितनी आ गई, 56% आ गई, है ना। ये तो हमने मैक्सिमम कंसीडर किया था, है ना, 8 ले लो या 10 ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब इतना एफिशिएंट वो है। तो ऑटो इंजन इज़ फेयरली एफिशिएंट, भाई 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल फ्रैक्शन जो है 5 to 10% फ्यूल का इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड, है ना, समझ में आया? ठीक है, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन 5 to 10% ऑफ द फ्यूल पावर इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द ऑटोमोबाइल इंजन। तो इसका 5 से 10% तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस ही होता है ना। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने निकाली, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा जनरली कम ही मिलती है। तो रफली एस्टिमेट हमें कितना 36% मिल जाएगी। फ्यूल पावर इज कैरीड अवे बाय द एग्जॉस्ट। 36% ऑफ द फ्यूल पावर तो 100% में से, है ना, 36% तो कहाँ गई, एग्जॉस्ट गैसेस के पास ही चली गई। तो कितना बचा, 64%, तो यही बचा। समझ में, ऑलमोस्ट द सेम इज एब्जॉर्ब्ड बाय कूलेंट। 36% अब कूलेंट में से निकालेंगे, जो 5-10% इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो कहने का मतलब है वही 20-25% हमें मिलता है, समझ में, या इट डिपेंड्स ऑन द इंजन, ठीक है ना, इंजन पर भी निर्भर करता है। तो ये रेसिस्टेंस, इंजन पावर, ट्रांसमिशन, टायर्स, ऑल दिस एंड दैट, ठीक है ना। मैंने को जितना कोशिश किया तब थोड़ा सा ना इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की। तो जो हीट इंजन होते हैं डज यूजफुल वर्क ओनली ड्यूरिंग द वर्किंग साइकिल, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट स्मूथ रनिंग अ साइकिल अ मशीन शुड हैव सेवरल इंजन्स कनेक्टेड टू देयर पावर स्ट्रोक्स होकर वन आफ्टर द अदर। स्वाभाविक सी बात है, एक साथ करना है तो पावर जो हमारे पास क्रेन शाफ्ट है उसके साथ मशीन कनेक्टेड होनी चाहिए, तो वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो दिस इज वाई ड्यूरिंग लॉन्ग कार ड्राइव्स अंडर डाइवर्स रोड कंडीशंस राइड यूजुअली फील स्मूथ। अ कार इंजन हैज 4 or 6 पिस्टन ensures continuity, है ना। हाउएवर इट्स नॉट ट्रू फॉर ए स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। अब जितने ज़्यादा पिस्टन है तो कंटिन्यूसली इनटेक होगा, आउटटेक होगा, इनटेक होगा, आउट होगा, इनटेक होगा, आउट होगा। ये जितना ज़्यादा स्मूथली काम करेगा आपको फील नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगी, समझ में। तो वो ये स्मूथ ड्राइव आपका रहेगा। इसमें ज़्यादा गैप रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी रुक रुक कर चल रही है, समझ में चलेगी। इसका मतलब इनटेक हो गया, फिर आउट हो गया, फिर से फ्यूल आएगा, फिर रुकेगी, फिर चलेगी, समझ में। तो ये है ऑटो इंजन। क्या है, तो ऑटो इंजन वही है ना, ऑटो साइकिल तो एक तरीके से आइडियलाइज्ड हो गया, है ना। लेकिन ऑटो इंजन क्या है, प्रैक्टिकल स्पार्क इग्निशन थर्मिसल का इंटरनल कंबशन इंजन हो गया जो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है ना। 4 स्ट्रोक प्रोसेस होता है और वेयर स्पार्क इग्नाइट्स अ कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर टू जनरेट मैकेनिकल पावर, समझ में। 1876 में ऑटो ने इसको दिया था, मैंने इसको लिख दिया है ना, ठीक है। द बेसिस ऑफ द एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट मॉडर्न पेट्रोल इंजन। तो ये बेसिस हो गया एक तरीके से। वर्किंग प्रिंसिपल बता ही दिया मैंने आपको, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या, सिलेंडर होता है, पिस्टन होते हैं, स्पार्क प्लग, इनलेट होता है, एग्जॉस्ट होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रोड होता है। ऑल दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ऑटो इंजन। अब देखो फिर से यदि मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करूँ और आपको बताऊँ तो ध्यान से देखो। तो क्या होगा, सबसे पहले एयर और फ्यूल जाएगा, ठीक है। तो देखो एयर प्लस फ्यूल गया, एयर और फ्यूल के बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा, समझ में आया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो देखो ये कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन होने के बाद स्पार्क जनरेट होगा। तो देखो कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ आया, यहाँ सारा कुछ भर गया, एयर फ्यूल आ गया, फिर उसने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस हो गया, फिर स्पार्क जनरेट होगा। तो स्पार्क जनरेट हो गया, ठीक है। स्पार्क की वजह से क्या होगा, कंबशन होगा, ठीक है ना। उस कंबशन की वजह से ही थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। वो थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है जो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है, ठीक है। तो पिस्टन नीचे की तरफ चला जाता है, समझ में आया। फिर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूवमेंट करेगा हमारे पास, है ना। इट इज़ अ पावर स्ट्रोक। तो ये है, तो कंप्रेशन हो गया हमारे पास, ठीक है। स्पार्क प्लग हो गया, फिर एग्जॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से सिस्टम चलेगा। तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई, फिर इनलेट होगा, फिर अंदर की तरफ गैसेस आएंगी, ठीक है ना। फिर वो उसको कंप्रेस करेगा, फिर स्पार्क जनरेट होगा, कंबशन होगा, फिर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। एनर्जी जनरेट होगी, वो एनर्जी इंजन को चलाएगी, फिर जो एग्जॉस्ट गैसेस है बाहर चली जाएंगी, समझ में आया। तो ऐसे सिस्टम काम करता है। तो इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट, इनलेट आउटलेट, ऐसे चलेगा। ऑपरेशन देखो वही है। तो ऑपरेशन क्या होगा, बेसिकली 4 स्ट्रोक्स इंजन जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, जो 4 स्ट्रोक्स है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी, तो 4 ही थे ऑटो साइकिल के। तो इनटेक में क्या था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, मैंने अलग से मेंशन किया जानबूझ के। तो इनलेट में ओपन होता है इनलेट, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, फ्रेश एयर अंदर जाती है, एयर और फ्यूल अंदर चला जाता है सिलेंडर के। फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो वेल्व्स बंद हो जाते हैं दोनों, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस होगा, ठीक है ना। तो देखो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस करता है मिक्सचर को, और इसी स्ट्रोक के एंड पे क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है,
ठीक है, मिक्सचर में। अब वो जब स्पार्क जनरेट हो गया तो हाई टेम्परेचर प्रेशर जो जनरेट होता है, कंबशन गैस रैपिडली एक्सपेंड करती है स्पार्क इग्निशन की वजह से, तो नीचे की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, डाउनवर्ड, और ये यूजफुल वर्क जनरेट करता है ड्यूरिंग दिस पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाते हैं, पिस्टन डाउनवर्ड, पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, बर्न्ड गैसेस बाहर निकल जाती हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके ना लिख सकते हैं चीज़ों को, मैंने सिंप्लीफाइड वे में ही कोशिश किया है लिखने का। अब बात करते हैं वर्क डन इन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा ऑटो साइकिल में, एंड द कंप्रेशन रेशियो डेट मैक्सिमाइजेज वर्क, ठीक है ना, और वर्क मैक्सिमाइजम कब करेंगे और किस वैल्यू के लिए कंप्रेशन रेशियो की वर्क मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी क्या देखा, एफिशिएंसी जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, ठीक है ना, वो कंप्रेशन रेशियो पर निर्भर कर रही है। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कौन डिटरमाइन करेगा, कंप्रेशन रेशियो डिटरमाइन करेगा, और वर्क मैक्सिमम कब होगा, कौन डिटरमाइन करेगा, कंप्रेशन रेशियो डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हमारे पास कि फॉर एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो फॉर विच वर्क पर यूनिट मास विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा T1 हो गया और मिनिमम टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, T3। तो देखो हमारे पास हमारी ऑटो साइकिल क्या थी, हमारे पास यही तो हमारा जो डायग्राम था, पीवी डायग्राम ये था, ठीक है। इसी तरीके का हमारा पीवी डायग्राम था ये। तो ये T1 टेम्परेचर था, ये हमारे पास T2 टेम्परेचर था, ये T3 टेम्परेचर था, और यहाँ T4 टेम्परेचर था, ठीक है ना। और हमारे पास क्या था, ये Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब और Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, समझ में आया, ठीक है। तो ये था, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है T1, तो हमारे पास ये क्या था, कंप्रेशन था, तो वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है। ये हमारे पास V2 वॉल्यूम था, ये हमारे पास V1 वॉल्यूम था, ठीक है। और समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमने क्या शो किया था, तो T1 टेम्परेचर था मिनिमम, ठीक है, और ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारे पास टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो जब हमने स्पार्क इग्नाइट हुआ तो यहाँ पे क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो था, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट का एडिशन होता है, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट वाज एडेड, ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया आफ्टर हीट एडिशन T3, तो दैट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर, समझ में आया। फिर हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन में हमारे पास टेम्परेचर कितना हो जाता है T4, ठीक है, एंड देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एग्जॉशन वाज देयर, ठीक है, समझ में आया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 था और मिनिमम टेम्परेचर T1 था, समझ में आई चीज़, ठीक है ना। अब देखो, तो वर्क पर यूनिट मास कितना होगा हमारे पास, तो हम जानते हैं, देखो एफिशिएंसी हमारे पास हम कहते हैं वर्क अपॉन में हीट इनपुट, या मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो वर्क होगा, वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफिशिएंटी इंटू Q1, समझ में आया, ये एफिशिएंसी होगी, और स्पेसिफिक हीट इंटू, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा, T3 माइनस के T2। तो देखो ये हीट कैपेसिटी है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, समझ में आया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास इंटू, ये स्मॉल सी भी लिखा मैंने, ध्यान रखना, T3 माइनस के T2, क्योंकि ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये क्या है इस हीट कैपेसिटी। तो यदि आपको ध्यान हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन में मास। जब हम हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारे पास वर्क हो गया। तो यदि मैं मास से डिवाइड कर दूँ तो मैं ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, वर्क पर यूनिट मास, समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसी को मुझे मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन क्या, वर्क पर यूनिट मास मैक्सिमम, व्हेन इट विल बी मैक्सिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो इट विल बी मैक्सिमम, समझ में आया। तो ये हमारे पास हो गया वर्क पर यूनिट मास, ठीक है। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड ईटा इज द ऑटो एफिशिएंसी, ठीक है। अब गौर से यदि आप देखो तो हम एफिशिएंसी का वैल्यू क्या, हम ये वहाँ वर्क को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं एफिशिएंसी की वैल्यू लिखूंगा। तो जो ऑटो एफिशिएंसी हमारे पास वो क्या है, ये हमने अभी प्रूफ किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी T3 माइनस के T2। तो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 तो हो गया, मिनिमम टेम्परेचर T1 यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को T1 टेम्परेचर होना चाहिए, तो मैं T2 की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे T1 की टर्म्स में, समझ में आया। तो जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था हमारे पास, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन T1 से T2 की तरफ था, ठीक है। तो उसको मैं T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2 गामा माइनस 1। तो मैं T1 इधर चला गया और V1 अपॉन V2 को मैंने R लिख लिया, तो मैं T2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप T2 की वैल्यू रख दो और एफिशिएंसी की वैल्यू रख दो वर्क में, समझ में आया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया, तो ठीक है ना, W इज इक्वल टू हमारे पास ईटा T3 माइनस के T2 था ना। तो एफिशिएंसी की वैल्यू तो मैंने ये रख दी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा, T3 की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, और T2 को मैंने T1 के टर्म्स में लिख दिया,
समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का क्या मतलब, सीधा ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट को खोल दो, 1 की मल्टीप्लाई T3 में करो, देखो CV एज इट इज हो गया, 1 की मल्टीप्लाई T3 में करेंगे T3 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई T1 में करेंगे तो ये -T1 RC गामा -1 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई T3 में कर देंगे, देखो ऊपर चला जाके माइनस में हो गया, मैं माइनस में आ गया, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, ठीक है ना, समझ में, और इससे कट गया तो +T1 बचा, कोई डाउट है। तो दिस इज व्हाट द वर्क इज देयर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क इन ऑटो साइकिल, तो ये वर्क डन इन ऑटो साइकिल आ गया, समझ में आया। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप इतना भी छोड़ दो, ये भी तो वर्क का एक्सप्रेशन है मेरे पास, समझ में आया, ठीक है ना। आप इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई डाउट है, एक्सपेंड भी नहीं करने की जरूरत है। अब हमें क्या करना है, ये मैक्सिमम कब होगा वो डिटरमाइन करना है। तो देखो T3 एंड T1 तो टेम्परेचर है, हमें पता करना है कि R की किस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं इसको R के रेस्पेक्ट में डिवाइड करके देख लेता हूँ, है ना, समझ में। हम जानते हैं कि भाई अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पता चल जाएगा हमें किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पर मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आपने 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ा होगा, हम जानते हैं। तो मैं इसको कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में क्या कर दिया, डिवाइड। तो मैं इसको DW अपॉन में DR से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देखो T3 कॉन्स्टेंट हो गया तो 0 हो गया, है ना, समझ में आया। देखो T3 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और माइनस गामा -1 ये आ गया, ठीक है। फिर इसमें से माइनस घटाऊंगा तो देखो +1 है ना, ये कट जाएगा सिंपली, मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। T1 0 हो जाएगा, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा माइनस ये गामा -1 देखो आ गया, फिर इसमें से जब मैं -1 करूंगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो CV हो गया, देखो गामा माइनस यहाँ भी 1 है, गामा माइनस यहाँ वहाँ इवन यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, ये T3 और ये माइनस माइनस प्लस RC माइनस गामा, ये बचा मेरे पास, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं कॉमन ले लूँगा इसको, तो ये दोनों ही तो टर्म बचेंगी, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, फॉर मैक्सिमम वर्क इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, लेट एस सी व्हेन इट इज 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R। तो ये टर्म तो 0 नहीं होगी, ये ब्रैकेट में ये जो टर्म है ये 0 हो सकती है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, समझ में आया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, देखो तो ये मेरे पास T3 आ गया, अपॉन में इधर मैं इसको नीचे T1 ले गया, और ये RC ये गामा -2 है, ये उधर जाएगा जब ये प्लस के गामा हो जाएगा, यानी T3 अपॉन में T1 जो है RC ये है ना 2 गामा -2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आ गया, देखो RC क्या आ गया, 2 गामा -2। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ सिंपली, तो देखो ये पावर में इधर आके 1 अपॉन में चला जाएगा, तो T3 अपॉन में T1, तो 1 अपॉन में मैं 2 कॉमन लेके लिख लेता हूँ इसको, ठीक है ना। ये RC की वैल्यू आ गई, तो दिस इज दैट वैल्यू एट विच वर्क विल बी मैक्सिमम, समझ में आया। तो ये वो वैल्यू है जिस पर क्या होगा, वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हम इसको ना उसमें पुट करके देख, आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखोगे ना, आप इसको क्या करो, डबल डिफरेंशिएट करके देख लो एक बार, ठीक है ना। तो एट दिस वैल्यू इट विल बी नेगेटिव, है ना। तो इसको करता है कि इस वैल्यू पर इस R की वैल्यू पर वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यदि मैं एयर के लिए हमारे पास एडियाबैटिक इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1.4, तो मैं यहाँ पर देखो 1.4 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0.4 और ये इंटू 2 1/8, ये 1.25 आ गया, ठीक है ना। तो पूरी पावर को मैंने, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 1.25, तो ये आ गया। तो ये ध्यान रखना, तो T3 माइनस के T1 1.25, तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल था ना, दैट्स वाई वी हैव टेकन गामा 1.4। तो दिस इज दैट वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो एट विच वर्क डन इन ऑटो साइकिल विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो दैट मैक्सिमाइजेज द वर्क आउटपुट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर रेशियो, ठीक है। तो टेम्परेचर रेशियो पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ध्यान रखना, ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर, और उसकी पावर कितनी 1.25। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अपॉन मिनिमम टेम्परेचर की पावर कितनी 1/2। तो ऐसे इसको याद रखना है, समझ में आया, ठीक है। तो RC की इस वैल्यू पर पावर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, उसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने पूरा कोशिश किया कि ऑटो साइकिल को एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, तो पूरा आज ख़त्म हो गया, ठीक है ना। कल से हम डीजल साइकिल या डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।